जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? वालेकुम सलाम यस सर। सर, यस आपकी सर, आवाज़ आ रही है। अच्छा, चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम तक जो हमने पढ़ा था किसी ने कुछ उसमें डिस्कस करना है कुछ तो पूछ सकते हैं। जी यस, माजरत थोड़ी सी लेट होगी, ब्लूटूथ जरा ऑफ हो गई थी। तो लास्ट टाइम तक हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी। किसी ने कुछ उस हवाले से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना मैं 4x4 वाला कोई एक आध क्वेश्चन जो है ना वो आपको करवा देता हूँ। 4x4 वाला भी लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया था कि 4x4 मैट्रिक्स ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर आ जाए तो कैसे हल करना है। चलें जी, एक हल करते हैं डिटर्मिनेंट 3 4 2 7 2 5 0 3। वैसे ये एमसीक्यूज में नहीं आता इतना लेंथी। 1 2 -3 5 4 1 -2 एंड 6। जैसे 3x3 वाला था, आपने बेसिकली क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम से एक्सपेंड करवाना है। तो हम कहते हैं जी एक्सपेंडिंग बाय कॉलम रो वन। तो रो वन क्या है, ये आपकी रो वन है। इससे एक्सपेंड करवाने का मतलब थ्री, थ्री को छोड़ दें, थ्री की रो और थ्री को कॉलम छोड़ दें, बाकी 3x3 वाला जो डिटर्मिनेंट बच गया वो वैसे लिख लेते होते हैं। और 1 -2 6। उसके बाद 4 के साथ आ जाता है माइनस, और इसमें 4 की रो ये वाली, 4 का कॉलम ये वाला छोड़ देंगे, बाकी आएगा 2 0 3 1 -3 5, और आखिर में 4 -2 6 प्लस फिर 2 के साथ आएगा। अब 2 की रो और 2 का कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 5 3। और जस्ट अ मिनट, यहाँ 1, उसके बाद यहाँ 2, यहाँ 5, और लास्ट रो में आ जाएगा 4 1 और -6। इसी तरह माइनस फिर 7 के साथ, 7 वाले में क्या आएगा जी, 2 5 0, यहाँ आएगा 2 5 0, उसके बाद 1 2 -3 और 4 1 -2। ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है। अब आप 4x4 के बाद आगे आपके पास ये 3x3 के 4 डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब आपने हर 3x3 वाले डिटर्मिनेंट को भी इस तरह हल करना होता है।
तो मैं सिर्फ इसी को हल कर देता हूँ। इसमें आपके पास ये आएगा, पहली रो से एक्सपेंड करवाएंगे तो 5, और 5 के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा -3526। उसके बाद 0 वाला खत्म हो जाएगा, फिर 3 वाला आ जाएगा सिर्फ, और 3 के साथ आएगा 2 - 3 और 1 - 2। इसको अब हल कर लें तो 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा ये -18 -10, तो यहाँ -28 आ जाएगा। फिर जमा का 3, इन दोनों को ज़रब देंगे, -4 जमा 3, तो माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, आज कुछ मसला है। अच्छा जी, 5 को -28 ज़रब देंगे, फिर -3 जमा करेंगे और बाद में 3 से ज़रब दे देंगे। वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये एक मैंने छोटा-सा सवाल जिसमें से कुछ पार्ट आपको करके दिखाया कि 4/4 का अगर डिटरमिनेंट आता है, तो कैसे हल करते होते हैं। ये भी वेज़ होते हैं कि हम कॉलम्स, रोज़ में ज़ीरोज़ जनरेट कर लेते होते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे मसलन उसका भी कोई एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके पास एक ये डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 0 के बराबर साबित करना है। तो एक तो वही है कि आप एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन भी किया जा सकता है। जस्ट ये देखिए कि इस कॉलम में और इस कॉलम में जो डिफरेंस है वो 1 का है। इसी तरह इस कॉलम में, इस कॉलम में ये डिफरेंस 1 का है। तो हम अ, इस कॉलम को फिक्स रखते हैं और इस पहले को माइनस कर देते हैं। 2 में से 1 1, 5 में से 4 1 और 8 में से 7 1। दूसरा कॉलम हमने फिक्स ही रखा हुआ है। यानी हमने C2 माइनस C1 करके बनाया C1 है। इसी तरह इसको फिक्स करते हैं, इन दोनों को बनाते हैं। 3 - 2 करेंगे 1, 6 - 5 करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास 1 आ जाएगा। जस्ट अ मिनट, आज कुछ ज़ूम काम नहीं कर रहा, कोई इश्यू है। अच्छा जी, 6 - 5 1, 9 - 8 1 और इधर 3 6 9। तो ये डिटरमिनेंट 0 आ गया। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों एक ही जैसे हैं, आइडेंटिकल कॉलम्स हैं। तो ये आपने सोचना होता है अपने सवाल को देख के कि कैसे जो है वो सही हो सकता है। जी, तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट या 4/4 का डिटरमिनेंट के बारे में बातें थी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं कि अगर आपने निकालना हो 3/3 का एडजॉइंट, वो बहुत लेंथी काम है, तो वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं है करने की, हम उसको छोड़ते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ट्रांसपोज़ की प्रॉपर्टीज़ है कि अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज़ लें, तो अलग-अलग हो जाता है और एंड वाला पहले आ जाता है और शुरू वाले का ट्रांसपोज़ आखिर में आ जाता है। इसी तरह अगर ए भी प्रोडक्ट का इन्वर्स हो, तो वो भी पहले बी का इन्वर्स आएगा, फिर ए का इन्वर्स आएगा। या अगर आपके पास ये फाइनाइट नंबर हो, ए बी सी डी ले लें 4, अब बी पहले डी का इन्वर्स आएगा, फिर सी का इन्वर्स आएगा, फिर बी का इन्वर्स आएगा, फिर ए का इन्वर्स आ जाएगा। और ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो क्या होता है? हमेशा ए होता है। इसी तरह ए इन्वर्स का जो ट्रांसपोज़ होता है वो ए ट्रांसपोज़ का इन्वर्स भी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। एक्सरसाइज़ 3.3 में इनमें से कुछ मेंशन भी हैं। अब बात करते हैं जी रो और कॉलम ऑपरेशंस मैट्रिसेस के ऊपर आप कैसे लगाते हैं। कॉलम और रो ऑपरेशंस कितने हैं जी, किस तरह के हैं? आप 2 इक्वेशन बेसिकली अगर आप इक्वेशंस की बात करें, तो उनमें भी यही होता था कि जैसे हम साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करते थे। अगर आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई हैं, 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने एक्स वाई निकालना होता तो क्या करते थे? आप 2 एक इक्वेशन को किसी नंबर को नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर देते थे, माइनस कर लेते थे। यही सारा काम हम मैथ्स में भी कर लेते थे।
यानी यहाँ पे चूंकि रोज होती हैं तो हम ये काम भी कर लेते हैं कि रोज को इंटरचेंज कर लेते होते हैं। रोज को ऊपर नीचे करने से भी बाज दफा हमारे बहुत सारे काम जो है वो सीधे हो जाते हैं। इसमें है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, टू रोज, यानी टू कॉलम्स भी हो सकते हैं, दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसी तरह टू पे मल्टीप्लाई कर दें रो को किसी नॉन जीरो नंबर से, मल्टीप्लाइंग रो बाय अ नॉन जीरो नंबर, वही जो हम इक्वेशंस में करते हैं वही सारा काम हम इधर भी कर रहे होते हैं। और तीसरा में हम ऐड करते हैं, एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अदर, यानी यही काम इक्वेशंस में भी हम करते हैं ना। एक इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में ऐड भी कर देते हैं या माइनस भी कर लेते हैं, ये सारा कुछ है। इनको आप रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस है मैट्रिसेस के लिए, यानी जो काम हम रोज के लिए कर सकते हैं वो काम हम सारा कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। ये रो और कॉलम ऑपरेशंस आपको इस्तेमाल बेसिकली हेल्पफुल देते हैं एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बनाने में। इनसे रिलेटेड कोई खास बातें नहीं है। आगे है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अपर ट्रायंगुलर कौन से होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर कौन से होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का भी बता दिया है मैंने। सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो होते हैं जिनके लिए ए ट्रांसपोज ए हो, और स्क्यू सिमेट्रिक वो होते हैं जिनके लिए ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताए हुए हैं। हर्मिशियन मैट्रिसेस नहीं बताए मैंने आपको, आज वो बता देता हूँ। हर्मिशियन मैट्रिसेस की टर्म्स होती हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए, यानी ऐसे मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल की जाती है, हर्मिशियन वाली। ये क्या होती है जी, अगर ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वो क्या आ जाए, ए आ जाए, फिर हर्मिशियन है। अगर ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस ए के, फिर ये स्क्यू हार्मिशियन है। इसकी मैं एक आध एग्जांपल भी आपको करवा देता हूं। अगर आप ए मैट्रिक्स रख रहे हैं, वन, वन माइनस अयोटा, वन प्लस अयोटा, टू, अब इसका कॉन्जुगेट लें जी। ए कॉन्जुगेट का मतलब है आपने अयोटा वाले सिर्फ साइंस बदल लेने, यहाँ वन प्लस अयोटा आ जाएगा, यहाँ वन प्लस अयोटा तो वन माइनस अयोटा आ जाएगा। ये रियल नंबर्स को कुछ नहीं होता। अब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लें तो क्या आ जाएगा, वन, वन प्लस अयोटा, वन माइनस अयोटा और टू, तो आप देख सकते हैं अगेन से वही आ गया। इसका मतलब है आपका ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। किसी का माइक ऑन हुआ था, शायद कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना चाहते, चलें ठीक है। अच्छा जी, आगे हैं एचलन और रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म्स। पहले एचलन फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं, लीडिंग एंट्री क्या होती है ये आपको जानने की जरूरत है। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा।
जी, लीडिंग एंट्री, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग एंट्री क्या है। लीडिंग एंट्री क्या है जी? अगर कोई आपके पास नॉन जीरो रो है, यानी ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, अगर कोई नॉन जीरो रो है तो उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, उसको आप बोलते हैं लीडिंग। लीडिंग एंट्री, किसी भी नॉन जीरो रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको आप लीडिंग एंट्री बोलते हैं, उस रो की। अब हमने बात करनी है एचरन फॉर्म की। एचरन फॉर्म की जरूरत क्या है जी? एचरन फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले, अगर किसी रो में मतलब सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो उसमें जो पहला नॉन जीरो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? वो वन बेसिकली आपने बनाना होता है लाजमी तौर पे, उसको बोलते हैं लीडिंग वन या लीडिंग एंट्री। और उसके बाद ये यानी पहला था पार्ट। दूसरा पार्ट है, अगर कोई भी रो हो जीरो रो, यानी ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, उनको आप एंड पे लिखते हैं। एंड यानी बॉटम में, मैट्रिक्स के बॉटम में आप ले जाते हैं उनको। आर बॉटम ऑफ मैट्रिसेस। अगर आपके पास कोई जीरो रो हो, यानी ऐसी रो जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो आप ऐसी रोज को मैट्रिक्स के एंड पे लिखते हैं, बॉटम में, सॉरी, एंड नहीं होता, बॉटम होता है, सबसे नीचे। उसके बाद थ्री, इन एनी टू सक्सेसिव रोज, जो दो लगातार रोज आ रही हैं, क्या होता है जी उनमें? जिनमें जाहिर है जीरोज नहीं होते सारे, जो लीडिंग वन है ऑफ लोअर रो occurs farther to right than leading one of higher row। यहां लिख देते हैं, चलें। इस आखिरी पॉइंट को पढ़ना, जरा मैं दोबारा सारे पढ़ देता हूँ। हर नॉन जीरो रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है आपने उसको वन बनाना है। अब वो लीडिंग एंट्री कहलाती है, आप उसको लीडिंग वन बोलते हैं। सेकंड क्या है कि जो कोई भी रो जीरो रो हो जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, आप उन रोज को मैट्रिक्स के बॉटम में लिखते हैं। और थर्ड क्या है कि दो जो लगातार रोज आ रही हैं, उसमें जो ऊपर वाली रो है उसकी लीडिंग एंट्री, और जो नीचे वाली रो है उसकी जो लीडिंग एंट्री है, जब आप दो कंसेक्टिव सक्सेसिव रोज को कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे वाली रो की जो लीडिंग एंट्री है वो ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री के राइट साइड पे हो। यानी ये नहीं कि उसके बिल्कुल नीचे ही हो, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे पड़ी हो। इसको हम एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। अगर ये है तो फिर इसको आप, कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में है तो आप बोलते हैं रो एचेलॉन फॉर्म में या एचेलॉन फॉर्म में। लेकिन अगर ये फोर्थ वाली भी हो जाए तो फिर जो है वो आप उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। फोर्थ क्या है जी? फोर्थ ये है कि हर वो कॉलम जिसमें लीडिंग वन है, ईच कॉलम विच हैज लीडिंग वन has zeros everywhere in that column। यानी आपके लिए जरूरी है रो से रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में जाने के लिए कि जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है उसमें जो भी लीडिंग एंट्री वाला कॉलम है, लीडिंग वन वाला कॉलम है, उसमें ऊपर और नीचे उसके अलावा सारे क्या होने चाहिए? जीरोस होने चाहिए। अब मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखता हूं, तो आप, फिर हम डिस्कस करते हैं ये कौन सी एचेलॉन है और कौन सी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। पहले एचेलॉन फॉर्म की एग्जांपल्स लिखते हैं। एचेलॉन फॉर्म, 1 4 -3 7 0 1 6 2 0 0 1 5। अब
सबसे पहले ये आपकी फर्स्ट नॉन जीरो रो है पहली, इसमें ये लीडिंग वन है, ठीक है। उसके बाद अगली रो में आते हैं जो नॉन जीरो रो है नीचे वाली, इसकी लीडिंग एंट्री ये है, ये ऊपर वाली देख लें आप राइट साइड पे। उसके बाद उससे नीचे वाली रो में ये लीडिंग वन है और ये उससे राइट साइड में। ये मैट्रिक्स रो एचेलॉन फॉर्म में है, लेकिन ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यह इन तीनों कॉलम्स में लीडिंग वन तो मौजूद है, लेकिन इन तीनों कॉलम्स में बाकी सारे एंट्रीज जीरो नहीं है, यानी ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। अगर ऐसा होता, यहाँ भी जीरो होते, तो फिर हम इनको बोलते ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। इसी तरह ये देख लें आप 1 1 0 0 1 0 0 0 0। अब जीरो रो आ गई तो सबसे एंड पे चली गई है, और पहले की लीडिंग एंट्री ये, लीडिंग वन ये, दूसरी की लीडिंग वन ये, और ये देखें उसके राइट साइड पे, और जीरो रो सबसे एंड पे है, तो ये भी रो एचेलॉन फॉर्म की एग्जांपल है। और ये रिड्यूस्ड भी नहीं है, क्योंकि इस कॉलम में लीडिंग वन है यहाँ पे, लेकिन इस कॉलम में ये वाली एंट्री जीरो नहीं है। एक और लिखते हैं, 0 1 2 6 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 और 1। अब ये फर्स्ट रो में लीडिंग वन ये है, उससे नीचे रो में लीडिंग वन ये है, ये उससे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, और इस रो में लीडिंग वन ये है, ये भी इससे राइट साइड पे, तो ये भी आपकी रो एचेलॉन फॉर्म है। और ये देखें आप कि चूंकि इस कॉलम में लीडिंग वन है, तो यहाँ सारे जीरो नहीं है, ये एक एलिमेंट नॉन जीरो है, तो फिर ये रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म नहीं है। ये आपके पास एग्जांपल्स थी जी एचेलॉन फॉर्म की। लेकिन एक बात याद रखनी, अगर तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है तो फिर रो एचेलॉन फॉर्म में भी वो मैट्रिक्स है, लेकिन अगर रो एचेलॉन फॉर्म में है तो रिड्यूस्ड में नहीं है, जैसे हमने ये इन एग्जांपल से देखा ही है। अब रिड्यूस्ड वाली एग्जांपल्स देखते हैं। 1 0 0 4 0 1 0 7 0 0 1 -1। अब देख लें जी, ये लीडिंग वन पहले की, ये लीडिंग वन दूसरे की, ये लीडिंग वन तीसरे कॉलम की, और ये इससे राइट साइड पे ही है नीचे वाली का, इससे नीचे वाली इसकी लीडिंग वन इससे भी राइट साइड में है। और आप देख सकते हैं कि जिस कॉलम में भी लीडिंग वन मौजूद है, उन कॉलम्स में बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो ही हैं। ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है जी। अच्छा जी, और कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। 0 1 -2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 फिर 0 और आखिरी भी एक रो हम जीरो रो ही डाल लेते हैं। अब देख लें जी, पहली रो में नॉन जीरो रो में लीडिंग वन ये है, अगली में लीडिंग वन ये है, और नीचे जीरोस रो दोनों इकट्ठी आई हुई है, और इसमें लीडिंग वन है तो ये एलिमेंट जीरो ही है, इसमें लीडिंग वन है तो सारे एलिमेंट जीरो है। ये आपकी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाला मैट्रिक्स भी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में, नल मैट्रिक्स भी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में है। इसमें यानी जीरोस रो ही है बस, और तो कुछ है नहीं। उम्मीद है कि इनकी आपको सर समझ। जी सर जी, लीडिंग वन तो नहीं होना चाहिए इसमें? लीडिंग वन तो नहीं होना चाहिए। अगर हो, ये डेफिनेशन में ये है कि अगर कोई नॉन जीरो रो है तो उसमें लीडिंग वन होना चाहिए। ये नहीं है कि लाजमी हो, मतलब ऐसी रो हो जो नॉन जीरो रो लाजमी मौजूद हो, ये नहीं है। ये है कि अगर नॉन जीरो रो हो उसमें लीडिंग वन लाजमी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब बाकी इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यानी मैं रो और कॉलम ऑपरेशंस की वजह से मैट्रिसेस के इनवर्स निकालना हम बिल्कुल नहीं करेंगे। रैंक की एक डेफिनेशन है बस इसमें, और रैंक की ये डेफिनेशन है कि किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का अगर आप उसको रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में बनाएं तो जो नॉन जीरो रोज बच जाती हैं वो कहलाता है रैंक। ये भी एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन बनता है, छोटा सा नहीं है, बस ये फिलहाल आपको डेफिनेशन के तौर पे ही
याद रखने की जरूरत है बस, और इसमें कोई खास बात नहीं है। सर क्या डेफिनेशन है, रिपीट कर दें। अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसमें आपने बनानी है उसकी एचेलॉन फॉर्म, और अगर एचेलॉन फॉर्म में जो नॉन जीरो रोज बच जाती हैं, यानी एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे ना, तो ये भी हो सकता है कोई रोज जीरोज ही हो जाए, तो जो जीरो रोज होंगी उनको हम नीचे लिख देंगे सबसे एंड पे, और जितनी नॉन जीरो रोज बच जाएंगी वो हमारा रैंक होगा, मैट्रिक्स का रैंक होगा। सर सर रैंक रैंक के लिए निकालना रिड्यूस्ड बता एचेलॉन दें। फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये कुछ बुक्स तो इस तरह से लिख लेते हैं, कुछ एचेलॉन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में तो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में लिखी हुई है। जी सर, जस्ट वहां पे एक एचेलॉन फिर रिड्यूस्ड एचेलॉन बना के फिर रैंक में नॉन नॉन जीरो रोज जीरो की नंबर तादाद। ऑफ रोज। हाँ जी वही। जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट रुकिएगा, मैं असल में ना एक फॉरेन किताब देख रहा हूँ कि उसकी डेफिनेशन को फॉलो किया जाए। लेकिन चलें फिलहाल यही चलाएं, नॉन जीरो रोज इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। मुझे मिलेगी कोई और तो मैं फिर आपको लोगों को बता दूंगा, फिलहाल मैंने कहीं देखी नहीं है दूसरी बुक में। ओके सर। जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी अगली जो एक्सरसाइज है 3.5 वाली, वेरी लेंथी क्वेश्चंस, वो हमें करने की जरूरत ही नहीं होती। इस हवाले से मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ कि ये जो हम पढ़ते हैं ग्रामर रूल वगैरह, और इनवर्स मेथड 2/2 के लिए, 3/3 के लिए, इनके सॉल्यूशन से क्या मुराद होता है, या अगर यहाँ होमोजेनियस सिस्टम वाला किताब में है तो मैं फिर बता देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास दो तरह के सिस्टम बेसिकली होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले, एक होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम। यानी होमोजेनियस सिस्टम ये होता है कि आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, a1x1 प्लस a2x3 प्लस a3x3 इज इक्वल टू 0, b1x1 प्लस b2x2 प्लस b3x3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से c1x1 c2x2 प्लस c3x3 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है तो ये होमोजेनियस सिस्टम है। और हम कैसे हल करते होते हैं, हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते होते हैं, ए के कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अगर तो इस a का डिटर्मिनेंट हुआ नॉन जीरो, फिर ये जो सिस्टम बना है वो ये सिस्टम है ax इज इक्वल टू 0। अगर a डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और a का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम फिर हमें a का इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0। अगर
होमोजीनियस सिस्टम में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलता है जो ट्रिवियल सोल्यूशन कहलाता है, सिर्फ 0 0 और कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है जी। होमोजीनियस सिस्टम में अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, फिर आपको सिर्फ एक सोल्यूशन मिलता है, और वो कौन सा होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी 0 0 वाला, और कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट हो गया जीरो, फिर आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलते हैं और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मिलते हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, यानी एक सोल्यूशन फिर नहीं मिलता। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, फिर एक ही सोल्यूशन होता है 0 0 वाला, यानी ये जो भी x1 x2 x3 है ये सारे क्या होंगे? 0 0 होंगे। लेकिन अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर आपके पास इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो फिर आप ए इनवर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ए इनवर्स आप बना ही नहीं सकते बेसिकली ना। तो ये सिंगुलर जो आपका सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस वाला, अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सिर्फ एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है। और जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसमें तो फिर आपको बनाना पड़ता है सारा काम करके। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2 by 2 वाला सिस्टम जो आपने छोटी क्लासों में 9वीं क्लास में हल किया है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दो को हल किया आपने, इसका मतलब एक्चुअली ये था कि ये आपकी दो लाइनें हैं, a1 b1, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। मान लिया कि ये एक लाइन है, ये जो दूसरी लाइन है ये भी एक लाइन है, तो जब ये लाइनें पैरेलल होती हैं, ऐसे पैरेलल होती हैं, ऐसे पैरेलल होने का मतलब ये है, मैं चलो एग्जांपल ही करवा देता हूँ, लेकिन ऐसे पैरेलल होने का मतलब ये है कि इनका डिटर्मिनेंट इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ये तो मिलती ही नहीं ना, तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर लाइनें ऐसी हैं, एक लाइन ये है दूसरी लाइन कुछ ऐसे है, अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा, जो आप वो सॉल्यूशन निकालते थे किस तरह से, आप क्रैमर रूल लगाते थे या इनवर्स मेथड लगाते थे, वो सिर्फ इसीलिए होता था कि यहाँ पे जो है वो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, किसी जगह मीट कर रही होती हैं, तो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। एक तो ये वे है कि जब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जब ये एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है। लेकिन एक और तरीका भी है कि आपकी एक लाइन ये है और जो दूसरी लाइन है, दो लाइनें हैं, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर पड़ी हुई है, तब इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी लाइन भी उसी एक लाइन के ऊपर ही हो, फिर जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यानी ऐसे सवाल आ जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई, बल्कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब आप इनको ऐड माइनस करेंगे तो दोनों x और y खत्म ही हो जाएंगे, इधर जीरो बचेगा, इधर सम कुछ जीरो के अलावा कुछ बच जाएगा। तो अब इसका मतलब है ये इस किस्म की लाइनें हैं, एक लाइन है और दूसरी भी लाइन उसके ऊपर ही पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इस किस्म की बात करेंगे ना, अब भी डिटर्मिनेंट जो है वो आपका जीरो ही आना है। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब होगा, एक लाइन अगर ये है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन कुछ ऐसी होगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इस तरह का होगी। अब भी डिटर्मिनेंट जीरो आएगा, लेकिन अब ये ऐसे ही होंगी, यानी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, कहीं पे ये दो लाइनें मीट नहीं करेंगी। जब मीट करती हैं तब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो जाता है, यानी सिंगुलर नहीं रहता कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो जब 2 by 2 वाली लाइनें आपने पढ़ी हैं, 2 by 2 वाले मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं, उनमें सोल्यूशन से मुराद ये होता है कि या तो वो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या वो पैरेलल चलती हैं, या वो कैसी होती हैं कि कोइंसिडेंट होती हैं, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी हुई है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि इसका मतलब ये सिस्टम है, इसका मतलब ये सिस्टम है। और अगर ए का डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं होगा जब, तब ये सिस्टम होगा कि लाइनें आपस में क्या कर रही होंगी? मीट कर रही होंगी कहीं ना कहीं पे। इसी तरह अगर 3 by 3 वाली मैट्रिसेस होते हैं तो वो प्लेन्स की इक्वेशंस होती हैं। अब वो फिलहाल इस लेवल में है नहीं, सो मैं उनके बारे में बात भी नहीं करूंगा। तो मेरी तरफ से तो चैप्टर 3 एंड है।
आप लोग में से कोई बात करना चाहता है इस हवाले से तो पूछ सकते हैं। सर आप रैंक की कोई एग्जांपल करवा दें, रैंक कैसे फाइंड करते हैं? लंबा सवाल है ना, असल में एमसीक्यूज में आता नहीं है। एचरन चलें फॉर्म में ठीक काफी टाइम लगता है ना बनाने में। ठीक ठीक ओके सर। हाँ, इस वजह से। जी। सर ग्रामर रूल में नहीं आता एमसीक्यूज में। ग्रामर रूल आ तो जाता है ग्रामर रूल में। ग्रामर रूल वैसे लंबा है। मुझे तो कोई एतराज नहीं ग्रामर रूल के सवाल करवाने से, लेकिन ग्रामर रूल लेंथी है जरा क्वेश्चन। वैसे नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल क्या आएगा। मुश्किल काम है कि एमसीक्यूज में वो ग्रामर रूल पूछे। सर अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? ये नहीं मैंने सोचा। सोच लेते हैं कौन सा करना है। हाँ, मेरा तो ख्याल है सबसे पहले नंबर्स वाला करवाऊंगा, फिर उसके बाद बाकी करेंगे। रियल नंबर्स, नेचुरल, रैशनल, इरेशनल्स वगैरह, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये करवाऊंगे सबसे पहले। जी, कुछ और पूछना चाहेंगे? चलें ठीक है जी, फिर आज बस इतना ही था हमारे लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर।